हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैंने कल के वीडियो में भारतीय जो नागरिकता है उसके बारे में आपको बताया और अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बारे में आपको जानकारी दी। आज मैं आपको भारतीय जो नागरिकता अधिनियम बना उसके बारे में बताऊंगा। ये नागरिकता अधिनियम 1955 है। नागरिकता अधिनियम 1955। इस नियम के अंतर्गत जो ये अधिनियम बनाया गया है सरकार द्वारा 1955 वाला, इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ नियम रखे गए जो तभी आप भारतीय नागरिकता ले सकते थे, क्योंकि उससे पहले कोई कानून नहीं था, सिर्फ अनुच्छेद थे। तो उसके बाद ज़रूरत पड़ी जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है किसी अधिनियम तो सरकार को अनुच्छेद 11 के जो संविधान में अनुच्छेद 11 उसमें ये था उस अनुच्छेद में कि आप संसद कोई अधिकार बना सकती है और वो बना सकता है गृह मंत्रालय। तो अधिनियम बनाया गया नागरिकता अधिनियम 1955 और 1955 में जो सबसे पहला हुआ वो है 1986 में जो सुधार हुए। जब नागरिकता में क्या क्या सुधार हुए वो 1986 में हुआ एक, फिर 1992 में हुआ, 1992 में, 2003 में हुआ, फिर बच्चों 2005 में हुआ, फिर आपका 2015 में हुआ और फिर 2019 में ये सुधार हुए। तो जो सबसे ज़्यादा सुधार 1986 में हुआ और इन सुधारों में से जो हुआ कि 5 ऐसे नियम बनाए गए, 5 ऐसी विधियां बनाई गई जिससे कि आप भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। तो पहली विधि क्या थी कि जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर यानी बाय बर्थ। इसमें क्या था, यदि कोई माता या पिता वो भारतीय होना चाहिए, माफ कीजिए, माता और पिता क्या होना चाहिए, भारतीय। और जो ये माता और पिता है, यदि पिता बाहर से है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, जिस उद्देश्य से वो भारत में रह रहा है वो उद्देश्य फुलफिल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि कोई लड़का बाहर देश से आया, वो स्टूडेंट था या वो पढ़ने से या वो इलाज के लिए, कोई भी उसका उद्देश्य जो था भारत में आने का, वो जो उसका कागज है या जो डॉक्यूमेंट है उसको फुलफिल करता हो। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर शादी करके भारत के मतलब बच्चे हो गए फिर नागरिकता ले ली, वो इलीगल माना जाएगा। क्योंकि ऐसे बीच में ऐसे ही हुआ कि देश की सुरक्षा के ऊपर भी कोई आंच ना आए, ऐसे बीच में हुआ था कि कोई बाहर के लड़के स्टूडेंट बन के आए और यहाँ किसी लड़की से शादी कर ली झांसे में फंसा के, और फिर उसके बाद वो किसी और मोटिव से देश की देश की सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचाने का उसका जो उद्देश्य था, उस वजह से भारत सरकार ने नागरिकता के ऊपर परिवर्तन किए, सुधार किए। और इसमें ये कहा गया कि जो भी यदि बाहर से आता है कोई भी, तो उसके जो डॉक्यूमेंट होंगे या जिस भी कागज, जिस भी उद्देश्य जो होगा उसका, वो उसी उद्देश्य से भारत में रहेगा। वो अगर 3 साल के लिए 5 साल के लिए पढ़ाई के लिए आ रखा तो वो एक स्टूडेंट की भांति यहाँ पर रहेगा। ऐसा नहीं यहाँ पर आए और फिर बच्चे हुए, पिता का रूप ले लिया उसने, वो अपना पहले जो उसका प्राइमरी जिस चीज़ के लिए आया वो कार्य करेगा, अन्यथा उसकी जो अगर उसने नागरिकता ले भी ली तो वो नागरिकता निरस्त हो जाएगी। तो ये है बाय बर्थ। किसी बच्चे का जन्म होगा तो क्या शर्तें हैं माता और पिता के लिए। कोई लड़की भी हो सकती है अगर बाहर से आई है तो उसका मोटिव ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो डॉक्टर करने या कुछ MBBS करने आए तो वही वो काम उसे करना चाहिए जो दूसरे देश की, अगर वो महिला है तो, या फीमेल है या मेल है, जो भी मैंने आपको ये बताया बाय बर्थ वाला। अब है वंश के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, बाय डिसेंट। तो दूसरा क्या है, वंश के आधार पर। इसमें क्या है
कि आपको पता है कि पिता के, इससे पहले क्या होता था, पिता को ही वंश के रूप में मान्यता थी, लेकिन 1992 में क्या हुआ, माता और पिता दोनों में से आपको कोई भी हो तो वंश को मान्यता मिल जाएगी। यदि माता भारतीय हैं और उन्होंने किसी अन्य देश के पुरुष से शादी कर ली और उनका बच्चा भी हो गया तो वो बच्चा भी भारतीय कहलाएगा। 18 साल बाद उस बच्चे को यह अधिकार होगा कि वो भारतीय नागरिकता ले या जहाँ उसके पिताजी हैं उस देश की नागरिकता लें। तो ये वंश के आधार पर आपका हो गया। तीसरा क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन। तीसरा क्या है आपका, रजिस्ट्रेशन के द्वारा पंजीकृत। कैसे आप मतलब अपने को भारतीय नागरिक के लिए क्या कानून है, क्या आपके कागज हैं, ये बाय रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, पंजीकृत होना जरूरी है आपका। क्या क्या होना चाहिए इसमें, आपको सबसे पहले तो जब आप किसी भी भारतीय महिला से या कोई महिला भारतीय पुरुष से अगर शादी करती है तो उसको 7 ईयर्स क्या है यहाँ पर रहना होगा जरूरी, पूरे 7 साल तक लगातार भारत में रहना होगा उसको। और साथ में उसका सबसे बड़ी बात क्या है, उसको इस 7 साल में कोई भी ऐसा उसके साथ कोई भी इस तरह का उसको कोई पनिशमेंट या कोई वो कानूनी तौर पे कुछ ऐसे अवैध काम करते हुए या कुछ भी उसके साथ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तभी वो भारत का नागरिक बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा हो सकता है। और इसके बाद आता है जो 5वें नंबर पे है, ये 3रे नंबर पे हो गया था, अब 4थे नंबर पे, ये 2 मैंने पहले बता दें, बाय बर्थ, बाय डिसेंट और अब बाय रजिस्ट्रेशन। ये मैंने आपको बता दें 7 साल उस लड़की या उस लड़के को, उस महिला या उस पुरुष को 7 साल तक लगातार भारत में रहना होगा और उस बीच उसका कोई भी ऐसा संदिग्ध कोई अपराध उसके द्वारा न किया गया हो, उसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब जो चौथी, जो इस 1955 अधिनियम के अनुसार जो चौथा नियम है वो क्या है, वो है नेचुरलाइजेशन। ये क्या होता है, देसीकरण। देसीकरण होगा, अगर देसीकरण से लेना चाहे तो कैसा है, यदि कोई बाहर का नागरिक है तो सबसे पहले उसे भाषा, भारतीय भाषा कोई भी, उसके बाद कला या विज्ञान, कोई खास ऐसा उसको स्किल आना चाहिए, या तो विज्ञान में बहुत अच्छी रुचि या कुछ वैज्ञानिक कार्य करे या कला में कुछ भी, किसी भी क्षेत्र कला का तबला वादक हो, कुछ बहुत बड़ी वो होना चाहिए उसके। इन 2 में से, कला या विज्ञान में से एक चीज़ होनी चाहिए, भाषा उसको होनी चाहिए, और 10 साल वो लगातार भारत में उसको हो गए हों, उस महिला या उस पुरुष को। या तो भाषा जो हमारे शेड्यूल 8 में है भाषाएं, आप ये भी बताओगे कि शेड्यूल 8 में कितनी भाषा, जो अनुसूची 8वीं है हमारी, उसमें कितनी भाषा हमारी कितनी भाषाओं को मान्यता है। तो उन भाषाओं में से एक भाषा इस महिला या इस पुरुष को जो बाहर से भारत में आए हैं और भारतीय नागरिकता चाहते हैं, तो वो एक भाषा की उनको जानकारी हो, किसी कला या विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में उनका क्या हो, स्किल होना चाहिए, उनके कोई ऐसी टैलेंट उनके अंदर होना चाहिए जो कला या विज्ञान में उन्हें एक अलग बनाता हो, और 10 साल लगातार वो भारत में हो। तो ये क्या हो गया, बाय नेचुरलाइजेशन, देसीकरण के द्वारा। और जो अब आखिरी है 5वें नंबर पे, जो अधिनियम 1955 का है, ये 5 जो विधियां थी जिससे कि आप नागरिकता ले सकते हो देश में, वो है अजित भूमि। अजित भूमि, आप सबको पता है कि 16 मई 1975, 16 मई 1975 को क्या हुआ था, सिक्किम जो था, सिक्किम राज्य जो अब है उसका भारत में विलय हो गया था। 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का भारत में विलय हो गया। तो यदि उसका भारत में विलय हुआ तो वहाँ के जितने भी
लोग थे वो भारतीय नागरिक उस दिन से भारतीय नागरिक कहलाए। तो ये अजीत भूमि है जो पांचवा है। इसमें ये होता है, जैसे आप इस चीज़ से भी समझ सकते हो कि पहले कोई राज्य, किसी राज्य का राजा जब दूसरे राज्य में आक्रमण करके उस राज्य को जीत लेता था, तो वहाँ के जितने भी राज्य में जितने भी लोग थे, निवासी थे, तो वो सब उस जिस राज्य को जीता गया राजा द्वारा उसके ही अधीन हो जाते थे और वहाँ की नागरिकता उस राजा के अधीन उनको नागरिकता मिल जाती थी। वैसे यह है अजीत भूमि। जब सिक्किम 16 मई 1975 को भारत में इसका विलय हुआ तो वहाँ की जितने लोग थे उनको भारतीय नागरिकता मिल गई थी। तो ये कुल मिला के आपको नागरिकता कब ले सकते हो आप, इसके विषय में था। अब आपका नागरिकता कब निरस्त होगी, ये इसके ऊपर भी इस अधिनियम के अंतर्गत कानून बनाया गया। तो निरस्त के या समाप्त कब की जा सकती है आपकी नागरिकता, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि समाप्त कब की जाती है। यदि आपकी नागरिकता को कब समाप्त किया जाएगा। पहले तो है यदि आपने अपनी नागरिकता को स्वतः ही त्याग दिया हो, या मतलब आप दूसरे देश में जाके वहाँ के नागरिकता ले ली हो, तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त या निरस्त की जाएगी। एक तो ये है। दूसरा बर्खास्त करना या डिसमिस कर देना। क्या हो गया, बर्खास्त करना या डिसमिस। ये क्या होता है, जब आप किसी ऐसी गतिविधियों में संदिग्ध पाए जाएंगे, देशद्रोही इस तरह का, अगर सरकार को लगता है या आप उस तरह से देश के लिए कोई खतरा के रूप में सामने आए हैं, तो आपकी नागरिकता को भारत सरकार बर्खास्त कर सकती है। और तीसरा है वंचित करना। वंचित कब हो सकता है, वंचित को आप लिख सकते हो डिप्राइव। ये क्या है, आपकी नागरिकता तब वंचित की जाएगी जब आपके पास, आपको जो ये 5 मैंने पहले बताया था कि किस नियम के अंतर्गत आपको नागरिकता दी जा रही है, उसमें आपके कागजों या किसी में ऐसे फ्रॉड या आप इलीगल तरीके से कुछ आपने गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए, और उसके अलावा इस तरह अगर आपका कोई मामला सामने आए तो आपको नागरिकता से वंचित किया जाएगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैं आज का एक्सप्लेन कराया नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में, उसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। आशा करता हूँ कि आप अगले वीडियो को भी इसी तरह रुचि से देखोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों तक करवाओगे, ताकि चैनल में भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और ये चैनल ग्रो होके मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंच सके। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।